लास्ट हमने जो किया था, हमने सिर्फ नंबर रेंज एम्प्लॉय को कैसे कैसे असाइन करते हैं, डिसीजन ट्री कौन सा होता है, डिसीजन ट्री में हमने क्या क्या चीज़ की थी वो सारी चीज़ के अंदर बताई थी। अब ना उसका नेक्स्ट पार्ट में जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर हम चलते हैं। SPRO, SAP रेफरेंस IMG, पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक सेटिंग्स पर दिन हम गए थे लास्ट क्लास पे, और वहाँ पर हमने यूजर पैरामीटर, मेंटेन नंबर रेंज, और यहाँ पर हमने नंबर रेंज असाइन करी थी। यहाँ पर डिफॉल्ट फॉर नंबर रेंजेस में आके हमने डिसेंट्री पे इंडिया पे गए थे, और तब मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको पर्सन एरिया के अंदर करके दिखाया था। जागृत मोटर दिल्ली है ना, ये करके दिखाया था ना। अब आज हम नेक्स्ट चीज़ करेंगे जो मेन चीज़ें हैं इसके अंदर। जैसे ये सारी चीज़ें भी हमें करनी पड़ती हैं, मेंटेन, सर्च, हेल्प। अगर क्लाइंट को कोई अपने जो एम्प्लॉइज़ है उनके लिए हेल्प के लिए कुछ डालनी हो कि भाई वो इस तरह सर्च कर सकें, तो वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर सर्च हेल्प आप यहाँ पर डाल सकते हो। क्रिएट कंट्रीज, कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनलिटी कोई अलग से, बाकी यहाँ पर सारी ऑलरेडी होती हैं। ठीक है, आप जब ग्लोबल पैरामीटर्स पे आप जाओगे तो सारी की सारी कंट्रीज यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है ना, तो अगर कोई नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। नॉर्मल यहाँ पर सारी मिलेंगी, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो यहाँ पर ना हो। ठीक है, सारी होंगी। आप करेंसीज में आप जाओगे, करेंसीज भी यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगी, सारी की सारी करेंसी यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि कोई करेंसी नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और, जब आप यहाँ पर कंट्रीज़ के अंदर आप जाते हो, जैसे हमने यहाँ पर ये डिसेंट्री के अंदर गए थे, तो यहाँ पर सबके नंबर हैं। जैसे USA हो गया, जैसे मोल्डोवा में गए, USA, जर्मनी। बाई चांस अगर कोई कंट्री आपको नहीं दिख रही है तो उसके लिए ऑलवेज क्या चूज़ करना है, 99, बिकॉज 99 इज़ फॉर अदर कंट्रीज़। वैसे तो सारी हैं, जो अगर नहीं मिलेंगे तो आप अदर कंट्रीज़ के अंदर आप जा सकते हो, अदर कंट्री की चूज़ करके उसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन अपनी कर सकते हो ना। सेम गोस फॉर पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा में आप जाओगे तो जैसे कोई हम एम्प्लॉय का नाम पर्सनल डेटा में नाम डाल रहे हैं, ठीक है, तो मेंटेन टाइटल्स, तो वो टाइटल्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई डिप्लोमा, डॉक्टर, PhD अपने नेम के आगे लगाते हैं, वो सारे आप यहाँ पर अपना ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी सारे हैं इसके अंदर, तो सेम क्रिएट नेम, एफेक्सेस, ये सारे यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो सारा चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। आपको ज़्यादा मैरिटल स्टेटस, सिंगल, डाइवोर्स, ये सारे यहाँ पर दिए, और भी आपको अपनाना है तो आप यहाँ पर बना सकते हो, डाल सकते हो, फिर वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो आज जो हमें करना वही बैंक एड्रेस हो गया, बैंक डिटेल हो गया, नेम फॉर्मेट हो गया, एड्रेस फॉर्मेट हो गया, सारा यहाँ पर हम यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अब आज जो हम करेंगे दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन डेटा के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर जाएंगे हम ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट के अंदर, और इस वाले ऑप्शन को हम जगह करेंगे। सबसे जो पहली चीज़ होती है दैट इज़ डिफाइन एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले आपको एक चीज़ और बताते हैं, वापस। ठीक है, देखो यहाँ पर एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, देखो आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स। तो दो कॉमन है, तो फिर आप कौन सा यूज़ करोगे? तो ऑलवेज आपको यूज़ करना है अपर वाला, नीचे वाला यूज़ नहीं करना, क्योंकि नीचे वाला दूसरी टेबल से कनेक्टेड होगा। देखो ऐसे में क्या होता है, मल्टीपल टेबल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो कई टेबल आपस में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है ना, तो वो जो नीचे टेबल होगी, जिस दूसरी टेबल से कनेक्शन होने वाला होगा उसके साथ कनेक्टेड होंगे। जैसे एग्जांपल, मैं क्रिएट पेरोल एरिया यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो क्या है, पेरोल एरिया, पेरोल पीरियड एंड डेट मॉडिफायर। बेसिकली ये कब करते हैं, जब हम पेरोल वाला पार्ट करेंगे, तो ये उस टेबल से कनेक्टेड हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन जब हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर पेरोल एरिया में क्रिएट करना होगा, तो पेरोल एरिया में यहाँ पर अभी जस्ट इसमें आने वाला हूँ, मैं इसको डिस्कस करूँगा, बट इस पेरोल एरिया। तो सबसे पहले हम करेंगे डिफाइन एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पर हमें क्लिक करना है, और 40 हमारी कंट्री है, और यहाँ पर हमें एक भी हमारा एम्प्लॉय नहीं दिख रहा है, ना एम्प्लॉय ग्रुप दिख रहा है, ना एम्प्लॉय ग्रुप। तो इसकी एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, या तो हमारा यूजर प्रोफाइल, हम जाएंगे ओन डेटा, यहाँ का जो पैरामीटर है इसमें कंट्री मोल्डोवा हमारी 40 है, एंड वेयर इज यूजीआर भी 40 है, बैक। जब भी इस तरह से आपको टेबल आए तो आप क्या करना है, आपको एक न्यू विंडो ऑन करनी है, एंड SM12 यहाँ से विपिन ने जो लॉक कर, विपिन का नाम आ रहा था, क्योंकि मैंने लॉक करके छोड़ गया, मेरे को सिलेक्ट ऑल एंड आप क्लिक ऑन डिलीट, तो ये टेबल एंट्री डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद हम डायरेक्ट वहाँ से आ सकते हैं। और एक चीज़ और, जैसे मैं यहाँ पर गया तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि विपिन की आईडी मेरे को दिखी थी, और मैं विपिन आईडी से ही लॉग इन हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरे और बंदे का नाम नजर आ रहा है, आप बोल रहे हो मेरे को टेबल पे जाना है, तो आपको यहाँ से यूजर नेम हटाना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ से यूजर नेम नहीं हटाया और लिस्ट पे क्लिक किया, तो वो विपिन ने जो यूजर यहाँ पर मेंशन है, वो उसी ने जो लॉक कर रखी है वही एंट्रीज ऑन करेगा। बट मेरा केस ये नहीं है, मेरा केस ये है कि भाई किसी और बंदे ने लॉक कर रखी है, मेरे को हटाना है, तो मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो फिर क्या करेगा, इस सर्वर के अंदर जितनी भी टेबल लॉक है, जैसे राजू 1, इस बंदे ने लॉक करके रखी हुई है, मैंने इसको यहाँ से हटाया, मैंने सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया, नाउ डिलीट। अब इससे ये नहीं होगा कि वो बंदा भी उससे हट जाएगा, वो बंदा उससे नहीं हटेगा, एक बैकडोर एंट्री हमें मिलके हम भी उसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर
नॉर्मली हमने जो एम्प्लॉय सब ग्रुप बनाए थे वो यहाँ पर दिखाई देने चाहिए। मेरे को ये लग रहा है किसी ने इस सर्वर में आके हमारा जो एम्प्लॉय ग्रुप जो हमने असाइन किए हैं वो हटा दिए हैं, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। इंटरफेस स्ट्रक्चर, असाइनमेंट्स, रिसोर्स, एम्प्लॉय ग्रुप, तो यहाँ पर ये 2 दिख तो रहे हैं हमारे पास, A1 एक्टिव, वन एक्टिव A0 एप्लीकेंट। बाकी जितने भी थे आई थिंक उन लोगों ने डिलीट कर दिए हैं, तभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब हुआ कि हमें वो अपने खुद बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर आके वापस इंटरफेस स्ट्रक्चर पे जाना है, डेफिनेशंस पे जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स पे जाएंगे, एम्प्लॉय ग्रुप में जाएंगे, और आई थिंक देयर इज़ ऑलरेडी 1 इज़ एक्टिव एंड 3 इज़ परमानेंट। हम इनको यूज़ कर लेते हैं। सॉरी, वी हैव कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ना, सो वी विल यूज़ एक्टिव एंड 1 and 3। ठीक है, ओके। एंड एम्प्लॉय सब ग्रुप्स, डिफाइन एम्प्लॉय सब ग्रुप्स, न्यू एंट्री A2, A3, ओके। नाउ इनको आपस में असाइन करते हैं, बैक असाइनमेंट, न्यू एंट्री 1, A2, 1 enter, and this is for, let's say, only for India. And save and back, new entries 3, A3, India, सेव। आज मैंने एक ही कंट्री के संग असाइन किया, मल्टीपल कंट्री के संग असाइन नहीं किया। ओके, तो ये दोनों असाइन कर दिए हैं, ये मिनिमाइज करते हैं और अब वापस चलते हैं पर्सन मैनेजमेंट, बेसिक सेटिंग्स, दिस पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफाइन एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स, कंट्री इंडिया। ना अभी दोनों मेरे को मेरे दिखाई दे रहे हैं, तो वो लोगों ने डिलीट कर दिए थे, इसीलिए ये मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मल यहाँ पर जब इस केस में आते हैं तो आपको ऑलरेडी जो आपने असाइन किए हुए होते हैं वही दिखते हैं, कोई दूसरे दिखते नहीं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसके 3 चीज़ें, व्हाट इज एक्टिविटी स्टेटस, हम उनको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ की है एम्प्लॉय ग्रुप, सी एक्टिविटी स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड ट्रेनिंग स्टेटस। जो भी एम्प्लॉय इस कैटेगरी में हायर होगा उसका कंपनी में एक्टिविटी स्टेटस क्या है, उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, उसका ट्रेनिंग स्टेटस क्या है। सेम गोस फॉर परमानेंट, तो इसमें जो ट्रेनी है हमारे, ट्रेनी का एक्टिविटी स्टेटस क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या होगा, ट्रेनिंग स्टेटस क्या होगा, तो वो यहाँ पर आपको एंट्रीज करनी है। अब एंट्रीज हमें करनी क्या है, आपको जस्ट सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और यू हैव टू क्लिक F1। अब ये 5 एंट्रीज हैं, ये 5 एंट्रीज में से एक एंट्री आपको यहाँ पर फिट करनी है। अब आपको देखना है कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्टिव एम्प्लॉय है, सैलरीड एम्प्लॉय है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, एक्टिव एम्प्लॉय आएगा, रिटायरी आएगा, अर्ली रिटायरी आएगा, अदर्स आएगा, पार्ट टाइम वर्क फॉर रिटायरी आएगा। तो 2, 3 and 4 इज फॉर रिटायरीज, जो रिटायरी वर्क हमारे वर्क कर रहा है, रिटायरी कर रहा है, फिर रिटायरी पार्ट टाइम वर्क हमारे यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो ये केस तो यहाँ पर नहीं है, हमारा सैलरीड एम्प्लॉय है, हमारे पास ये केस हो सकता है एक्टिव एम्प्लॉय और अदर्स। तो अभी अदर्स नहीं है, हमारा सैलरीड एम्प्लॉय है, तो उसको मैं एक्टिव में ही कैलकुलेट करूंगा, तो मैं यहाँ पर क्या एंटर करूंगा, मैं यहाँ पर 1 एंटर करूंगा। ठीक है, तो सेम गोज फॉर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में भी आके आपको क्लिक करके F1 प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपके पास 4 हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर या फिर आवरली पेड वर्कर। तेरा सैलरीड है तो ये आवरली वर्कर तो नहीं होगा, ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉय तो 2 ही होगा। अगर ये सिविल सर्वेंट मतलब कोई ऐसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो जो सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है ना, तो उस केस पे आपको ये 3 यूज करना है। और अगर इन तीनों कैटेगरीज में से कोई भी कैटेगरी आपकी नहीं आती है तो आप यू कैन यूज 9 फॉर अदर। ओके, तो मेरे केस में यहाँ पर ये 1 हो रहा है, तो मैं यहाँ पर 1 एंटर कर रहा हूँ और ट्रेनिंग स्टेटस पे भी मैं आके F1 प्रेस करूंगा और यहाँ पर 3 ऑप्शन है, या तो जो भी ये कैटेगरी में यहाँ पर ये आ रहा है जागृत सैलरी, तो ये ट्रेनी है, अप्रेंटिस है या ट्रेंड है या फिर अदर है। अब मेरा सैलरीड एम्प्लॉय है, एक्टिव भी है, ठीक है ना, तो ट्रेंड ही होगा, तो आई कैन यूज है 2। और अगर ट्रेंड नहीं है तो अदर में डालना चाहूँ तो मैं अदर में भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी ट्रेंड डाल रहा हूँ, तो 1 वेट, आई थिंक मैंने यहाँ पर
सैलरीड एम्प्लॉय डालना था 2, मैंने यहाँ 1 डाल दिया, तो 2। ओके, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, अगेन F1 एक्टिव एम्प्लॉय या फिर अदर, जो भी आप डालना चाहो, दोनों में से एक ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करोगे, सैलरीड होगा, अदर होगा, आप कुछ भी डाल सकते हो, आवरली पेड भी डाल सकते हो, ट्रेनिंग है उसको आवरली या पे कर रहे हो, तो इट डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। मैं इसको एक्टिव ही डाल रहा हूँ, एंड यहाँ पर जब F1 प्रेस करोगे तो ये ट्रेनिंग है तो 1 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 डाल देंगे। तो दिस इज हाउ यू ना ऐड ऑल द थिंग्स, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। डन। तो जैसा भी है आपके क्लाइंट के जो आपके एम्प्लॉय सब ग्रुप आपस में असाइन है, उसका कंपनी में एक्टिविटी स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ट्रेनिंग स्टेटस क्या होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद सेव, सेव हो गया। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें करनी है दैट इज डिफाइन क्रिएट पेरोल एरिया। और व्हाट इज पेरोल एरिया, आपकी कंपनी में पेरोल चलते हैं, वीकली पेरोल, मंथली पेरोल, है ना, आवरली पेरोल, वो आपको यहाँ पर जस्ट डिफाइन करने हैं, नथिंग एल्स, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसका बाकी का सारा काम करते हैं, इसका सारा का सारा हम काम करते हैं पेरोल पे। जब हम पेरोल वाला पार्ट पे आएंगे तो मैं वो सारी चीज़ करेंगे। पेरोल का बहुत लेंथी प्रोसेस है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो पहले हम बेसिक जो एक होता है वो करेंगे, उसके बाद फिर उसके एक एक करके बीच में मैं एक एक नए नए टॉपिक लेके आऊँगा। लाइक जैसे टाइम मैनेजमेंट का बेसिक हम पूरा कर लेंगे, मतलब आपका जितने भी आते हैं एब्सेंसेस, है ना, शिफ्ट्स हो गए, ब्रेक हो गया, कैलेंडर हो गया, वो नॉर्मल है, वो सारा हम कर लेंगे। उसके बाद फिर जब बेसिकली हम जाएंगे, जब उसके पीसीआरस आते हैं, पर्सनल कैलकुलेशन रूल्स, तो उसके अंदर हम उसका नेगेटिव टाइमिंग, पॉजिटिव टाइमिंग दोनों हम करके देखेंगे, कैसे फॉर्मुलेस लगाते हैं क्लाइंट का। जैसे कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट चला है, इसका टाइमिंग कैसे कैलकुलेट होगा, अगर ये ओटी करता है तो ऐसे कैलकुलेट होगा, जो परमानेंट एम्प्लॉई है वो उसका ओटी होगा तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, अगर अलग अलग कैलकुलेशन वो फॉर्मुलेस कैसे बनाते हैं वो उसके अंदर सीखेंगे। पेरोल के भी पीसीआर सीखेंगे, वो धीरे धीरे हम करते जाएंगे, ठीक है ना। अभी के लिए जस्ट मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे पास मंथली पेरोल है तो मेरे को यहाँ पर डाल देना JM, लेट्स से जागृत मंथली पेरोल, ठीक है। आप यहाँ पर वीकली अपना, आप यहाँ पर वीकली डाल सकते हो, आप क्वार्टरली डाल सकते हो, एनुअली। मैंने जर्मनी, यूरोप में मैंने 2 बार जब 2 कॉन्फ़िगरेशन करी थी, उसके अंदर मैंने एनुअल, मतलब 2 एम्प्लॉय ग्रुप ऐसे थे, उनका मैंने मंथली मतलब एनुअल पेरोल बनाया था। वो साल में एक बार सैलरी लेते हैं, मोस्टली अपर लेवल के बंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा हायर स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो शेयर्स पे उनका, कंपनी के शेयर्स में उनका होते हैं, उनके अपने शेयर्स ओनर्स होते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। तो मंथली, क्वार्टरली, वीकली जो भी है आप बनाना चाहो, बस एक चीज़ ध्यान रखना कि पेरोल फॉर पर्सनल एडमिशन, ये जरूर आप कनेक्ट करना, ठीक है। अब ये कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेव जस्ट। अब सेव करने के बाद आपको इसको असाइन भी करना है, ठीक है। तो असाइन करने के लिए इसका भी डिसेंट्री है, जैसे हमने नंबर असाइन किया था, सेम यहाँ पर भी डिसेंट्री है, और डिसेंट्री का नाम है यहाँ पर अकर्स, ठीक है। अब अकर्स यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखना ट्रांजेक्शन क्लास के अंदर, सॉरी बैक, यहाँ पर मास्टर डेटा एंड एप्लीकेंट डेटा। अगर एप्लीकेंट है तो एप्लीकेंट के लिए यहाँ पर उठ के इसके अंदर हम करेंगे। अगर एक रिक्रूटमेंट वाला पार्ट हमारा चल रहा है नॉर्मल, हम कहाँ जाएंगे, मास्टर डेटा के अंदर जाएंगे, 40 इंडिया BQRS कंपनी कोड, यहाँ पर कुलदीप मोटर्स के नाम से आ रहा है, तो हम यहाँ पर अपना चूज करेंगे। जागृत हमारा था, तो आप सर्च कर सकते हो वहाँ जागृत में जाके, हम जागृत, ठीक है। तो जैक 1 ये ले लेते हैं, दोनों में से एक हमारा था, तो हम दोनों को क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर मैं दोनों को उठा के लेके आ गया हूँ, ठीक है। एंड फिर इसके अंदर आके हमने क्लिक किया और फील्ड फॉर डिसीजन ऑपरेशंस गए, और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एम्प्लॉय सब ग्रुप पिक किया, और एम्प्लॉय सब ग्रुप के अदरवाइज को हटा दिया, क्योंकि मेरे को अदरवाइज अभी नहीं चाहिए। अदरवाइज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इससे प्रीवियस वाली क्लास में पूरा समझाया था। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ डू चेक माय प्रीवियस वीडियो रिगार्डिंग पर्सनल एडमिशन पार्ट A, ठीक है। तो उसका प्रैक्टिकल जरूर देखें, उसका थ्योरेटिकल जरूर पढ़ेंगे। उसमें जो डिसेंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली, वो मैंने उस पर प्रॉपर आपको सिखाया था। मैंने 20 मिनट्स लिए थे, लेकिन उसको आप ध्यान से सीखना। पूरे SAP के अंदर डिसेंट्री बहुत सारे आते हैं, अगर आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप सारे आप कर लोगे, ठीक है। तो मैंने दोनों को ही यहाँ पर पिक कर लिया एंड टिक मार्क, और इन दोनों के रिटर्न वैल्यूज़ पे मैं अपना जो मंथली पेरोल है हमारा, मैं वही डाल दूंगा, रिटर्न वैल्यू JM, ठीक है। नाउ अगेन मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर क्लिक करके मैं JM करूँगा। अब एक ही चीज़ करनी है, तो जागृत इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी मैं यहाँ पर रिटर्न वैल्यू पे JM डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो मैंने ये यहाँ पर अलग क्यों किया और उसमें अलग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मैं एम्प्लॉय ग्रुप में लेके आया, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। सी
जैसे नंबर रेंज मैंने आपको नमकर में बताई थी, आप किसी भी तरीके से साइन कर सकते हो। अगर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कंपनी कोड के इस कंपनी में जितने एम्प्लॉय हायर होंगे उसका इसी रेंज में से जाना चाहिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपका रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं नहीं लोकेशन के हिसाब से अलग अलग नंबर रेंज नहीं, तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपके क्लाइंट के सिनेरियो बहुत सारे हो सकते हैं, आप वो कर सकते हो। बट मेरा क्वेश्चन आपसे है कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पॉसिबिलिटी है, जैसे मैंने एम्प्लॉय की, जैसे मैंने ये कंपनी कोड में लगा दिया और यहाँ पर मैंने मंथली डाल दिया। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर आपकी कंपनी में मल्टीपल पेरोल्स हैं, एम्प्लॉय के हिसाब से अलग अलग पेरोल होते हैं, तो आप कभी भी ये सिंगल कंपनी कोड में एक मंथली पेरोल नहीं लगा सकते। क्यों? आपकी कंपनी में वीकली पेरोल वाला बंदा भी होगा, आवरली पेरोल वाला भी होगा। तो अगर मैंने यहाँ पर मंथली डाला तो उसको मंथली पेरोल ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना अनटिल अनलेस मेरे क्लाइंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं सबकी ही मंथली चल रही है। कोई वहाँ पर एक कैटेगराइजेशन नहीं है कि उसको मंथली चलेगा, उसको क्या कहते हैं इसका वीकली है, नहीं, सबका ही अगर मंथली है तो फिर ये वर्क कर सकता है। मैंने कंपनी कोड पे डाल दिया मेरे सारे एम्प्लॉय का मंथली है तो ये वर्क करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको देखना है कि आपको जो मंथली पेरोल है, वीकली पेरोल आपकी कंपनी में कैसी चल रहा है, जिस क्लाइंट के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, या पर आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में हो, आपको ये चीज़ चेक करनी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ऐसे भी डाल के मतलब इस जो जागृत इंडस्ट्री में जेम डाला इसको आगे जाके भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। आपके यहाँ कंपनी में चलता है मल्टीपल पेरोल, लेकिन आप कई बंद आप जैसे कल जाओगे किसी कंपनी में आपकी जॉब लगी, वहाँ मैंने आपको समझाया, लेकिन वहाँ जाकर देखा कि यार सर मल्टीपल पेरोल तो है बट हमारे यहाँ पर तो डिसेंट्री पे सिर्फ जेम लगा हुआ है। तो पेरोल में जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वहाँ पर उसने कैटेगराइजेशन कर दी होगी, ठीक है। तो वो थोड़ा हार्डकोर हो जाता है, वो समझना में इतना ईजी नहीं आएगा। वो तो आपको रियल टाइम प्रैक्टिस करोगे, रियल टाइम काम करोगे तभी समझ में आएगा। अब मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा जब मैं प्रैक्टिकल पेरोल पे आऊँगा, तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो आपको एकदम किसी कंपनी में जब जाओ तो एकदम ऐसे सरप्राइज ना हो कि ये क्या चीज़ मिल गई मेरे को, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ से एक्टिवेट करता हूँ, एक्टिवेट करना बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये हमारा पेरोल हो गया। अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रिएट कंट्रोल रिकॉर्ड। सी एक नई विंडो ऑन करते हैं, जो एंड यूजर्स होते हैं उनके पास तो सिर्फ इसी पेज का एक्सेस होता है, वो जा सकते नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो वो पेरोल रन करने के लिए कहाँ जाएंगे? वो पेरोल रन करने के लिए यहाँ पर आएंगे। इंडिया का, यूरोप का, अमेरिका का, तो अभी इंडिया में तो यहाँ पर आएगा, फिर इंडियन वाला ऑप्शन पर जाएगा, पेरोल अकाउंटिंग में जाएगा। तो यहाँ पर पेरोल के ये स्टेप्स हैं, ये टी कोड्स हैं। ये टी कोड्स आपके एक इंटरव्यू में ये टी कोड्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो ये स्टार्ट पेरोल वाला है तो ये सब पूरे वर्ल्ड में सबका कॉमन है, आपको इतना याद करना है। बस आपको चेंज क्या करना है, ये हर कंट्री का कोड, जैसे जर्मनी 01 इंस्टेड ऑफ 40 आपको 01 डालना पड़ेगा, यूएस के लिए 10 डालना पड़ेगा, इंडिया के लिए 40 डालना पड़ेगा। तो कंट्री कोड आपको याद होंगे, आप डाल दोगे, ठीक है। तो ये सबके लिए कॉमन मैंने डाल रखा है। तो रिलीज पेरोल सबके लिए कॉमन है, इसमें सबके लिए आप यही यूज़ करोगे। इसके लिए आपको बस 40 की जगह 10, 01 जो भी कोड होगा पूरा सेम रहेगा, बस ये 40 ये कोई कोड चेंज करना आपको, ठीक है। जहाँ पर है, जहाँ के M99 है वो सारे के सारे सबके कॉमन है। तो ये टी कोड करना है। तो ये देखो, ये जो आप यहाँ पर गए, ये सारे ऑप्शन एक एंड यूजर पेरोल रन करने के लिए यूज़ करता है। पहले वो सिमुलेशन करता है, फिर रिलीज पेरोल करता है, फिर स्टार्ट पेरोल करता है, फिर रिजल्ट्स को चेक करता है, अगर कोई करेक्शन नीडेड हो तो करेक्शन करता है, उसके बाद एग्जिट पेरोल करके उसके सैलरी स्लिप्स के अंदर आ जाता है, रिम्यूनरेशन स्टेटमेंट के अंदर आता है। उसके बाद फिर बैंक ट्रांसफर के लिए वो आगे उसको फॉरवर्ड करता है। ये स्टेप्स हैं, एक एंड यूजर फॉलो करता है। लेकिन कोई एंड यूजर इसको यूज़ करेगा तो उसके जो ये सारे स्टेप्स हैं ये ऑन होने चाहिए। अगर ये ऑन ही नहीं होंगे तो वो रन ही नहीं कर पाएगा। तो वो ऑन हमने करने हैं। तो वो जो कंट्रोल रिकॉर्ड है, अब जैसे कोई पेरोल एरिया, जैसे कि मैंने जेएम बोला, मैं इसको कंट्रोल रिकॉर्ड क्लिक करना है, किस एम्प्लॉय का, मतलब आपको कितने से कितने एम्प्लॉय का आपको क्रिएट करना है। तो बोल रहा है कि नो वैलिड पेरोल एरिया स्पेसिफाइड। तो ये जेएम जो है ये अभी बना नहीं है, बोला इसका कोई हमारा है नहीं। हम वापस चलते हैं। करना क्या है इसको एक्टिवेट करने के लिए, ये जो क्रिएट कंट्रोल रिकॉर्ड है इसको आके यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड जेएम में क्लिक करके आपको क्रिएट में क्लिक करना है, ठीक है। आप क्रिएट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर उठ के आ जाएगा और आपकी कंपनी का पेरोल कब से स्टार्ट हो रहा है। लेट्स से 01 एंड 2020 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अर्लीस्ट रेट्रो अकाउंटिंग पीरियड, तो ये मैं अभी 01/2020 ही डाल देता हूँ। रेट्रो का मतलब तो मालूम ही है आपको, क्या कहते हैं कि बैक डेटेड में कब तक जाके हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी डेटा में कुछ छेड़खानी करनी हो, कोई एरर आ गया कब तक, तो जितना बैक डेट आप यहाँ पर डालोगे उतने बैक डेट में आप चेक कर पाओगे, चेंज कर पाओगे। तो ये आपको हम नॉर्मली केस में हम ये ऐसे देखे जाते हैं 1990, ठीक है, कि बैक डेट में जाके चेंज कर सके। लेकिन अभी ये जिसका सर्वर है उसमें ये पॉसिबल बैकग्राउंड में रैप वालों ने क्या कर रखा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। एंट्री करी तो ये उठ के आ गए यहाँ पर, ठीक है। और टाइम में भी कुछ चेंजेस कर रखे हैं। 1 जनवरी का मतलब ये 1 जनवरी होना चाहिए 2020 में, ये दिसंबर की डेट दिखा रहा है 11 से लेकर। टाइमिंग की कुछ चेंजेस कर रखे हैं बैकग्राउंड में इन लोगों ने। नॉर्मली 1 अप्रैल को यहाँ पर फर्स्ट में जब हम अपना वहाँ पर पेरोल में आके इसको इंडिया करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपको उसको टेंशन नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट जो मेरा पेरोल है वो 12 दिसंबर से स्टार्ट होकर 11 जनवरी में जाकर खत्म होता है। इसका मतलब 11 से लेकर 12 तक का हमारा पेरोल पीरियड है, 12 से 11 का पेरोल पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पेरोल स्टार्ट होगा एंड इसको हमें क्या करना है, सेव। इसके बाद अब एडिट में जाओगे तो देखो ये रिलीज फॉर पेरोल स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। हम वापस चलते हैं, इसको सेव ही कर देते हैं, बैक। अब जब आप यहाँ पर जाओगे, सॉरी,
JM डालेंगे, करंट पीरियड का ही उठाएंगे, या फिर हम पुराना ओल्ड पीरियड डाल देते हैं, लेट्स से 01/2020 का हमें उठाना है। अदर पीरियड में क्लिक किया और कौन से एम्प्लॉई हैं हमारे, आपको रेंज सेलेक्ट करने हैं। देखो अगर आपको कुछ ही एम्प्लॉय का पेरोल रन करना है तो आप कुछ एम्प्लॉय डाल दोगे, आपको रेंज उठाने की इतने से इतने एम्प्लॉय, तो लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट इतने से इतने की एम्प्लॉय करनी है। और आपने रेंज डाल दी है, उसमें से कुछ रेंज में से कुछ इंक्लूड डिक्लेयर करना है। जैसे कि मेरे को 1000 से लेके 2000 तक एम्प्लॉय की मेरे को करनी है, बट उसके अंदर से मेरे को बीच में 10-15 एम्प्लॉय है उनका नहीं करना, ठीक है। तो मैंने वो रेंज यहाँ पर सेट करी, उसमें से हमने कुछ एक्सक्लूड सिंगल वैल्यू, तो जितनी आईडी मेरे को डालनी है सारी यहाँ डाल दूंगा, फिर रन करूंगा तो जितनी आईडी यहाँ पर होंगी एक्सक्लूड में से उनकी नहीं होगी, बाकी जो सेलेक्ट रेंज होगी उन सबके पेरोल रन हो जाएगा, ठीक है, सिमुलेशन हो जाएगा। इस तरीके से मेरे को डालना है। देखो अभी आ गया, मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो अब ये रन होना शुरू हो गया, उस समय ये रन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अभी कोई एम्प्लॉय आईडी नहीं थी तो कोई रिजेक्ट नहीं हुआ, सारे जीरो हैं, सिलेक्टेड नंबर 0, सक्सेसफुल 0, सारे उठ गए। अदरवाइज यहाँ सारा लगा हुआ आता है भाई कितने नंबर थे, कितना सक्सेसफुल हुआ, कितने पीरियड्स का पेरोल हुआ, कितने रिजेक्टेड हुए, टोटल नंबर ऑफ एरर कितने आए, सारे यहाँ पर उठ के आ जाते हैं। और यहाँ पर उठ के आपको उसकी जो सैलरी स्लिप होगी वो भी दिख जाती है सारी। तो हम करेंगे जब सारा पार्ट पेरोल में हमारा आएगा, हम सारा चीज़ रन करके देखेंगे, एम्प्लॉय का प्रॉपर सारा डेटा लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो ये किस लिए होता है कंट्रोल रिकॉर्ड, वो आपको बताया। नाउ फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए जो लास्ट चीज़ है वो है आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं, जैसे आपकी कंपनी में जिस क्लाइंट का आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेशल राइट है, टाइम का डेटा रन करने का अथॉरिटी हो, पेरोल का डेटा रन करने की अथॉरिटी हो, कोई एम्प्लॉय के पासवर्ड चेंज करने हैं, उनको लॉक करना है, अनलॉक करना है, तो वो जो अथॉरिटी दी थी वो एम्प्लॉय को दी जाती है। तो वो इस तरह से ग्रुप बनाए जाते हैं, जैसे ग्रुप मैंने बनाया इतने एम्प्लॉय को दे दी और उनकी लिस्ट बना के अब ऐप कंसल्टेंट और बेसिस कंसल्टेंट को दे देते हैं और बोलते हैं इस एम्प्लॉय को ये अथॉरिटी, इस एम्प्लॉय को ये अथॉरिटी, वो सारी अथॉरिटी देता है। मतलब हमें यहाँ पर सिर्फ ग्रुप बनाना है और डिसेंट्री के अंदर असाइन करना है, बाकी काम कौन करेगा, बेसिस करेगा, जो कॉन्फ़िगरेशन उसको हम देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर चलते हैं, लेट्स से ग्रुप मैं बनाता हूँ 2001 2001 2001 और आपको समझाने के लिए लेट्स से कि टाइम पे पर, ठीक है, मैं डालता हूँ लेट्स से गौरव, विभा, कीर्ति, ओके, एंड मिस्टर, मिस, ओके। टेलीफोन नंबर ब्ला 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 कुछ भी आप डाल सकते हो, कुछ भी आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर बेसिकली क्या देना है आपको, SAP यूजर आईडी, जैसे विपिन की आईडी से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, विभा अपनी आईडी से लॉगिन कर रही है, ठीक है, एंड यहाँ पर कीर्ति। तो बेसिकली इन जो यूजर आईडी इनको एक्सेस मिलता है। मेरे को सिर्फ इतना करना है, ऐसे ग्रुप बनाने हैं और आप मल्टीपल ग्रुप भी बना सकते हो। लेट्स से आपका क्लाइंट बोलता है कि मुंबई लोकेशन के ये बंदे देखेंगे, कोलकाता लोकेशन के देखेंगे, तो फिर आपको मल्टीपल ग्रुप बनाने पड़ेंगे। लेकिन आपकी कंपनी में है कि नहीं यार, ये बस जितना भी सब कुछ रन होता है ये एक ही लोकेशन में होता है, लाइक IBM का जो होता है इंडिया में वो गुड़गांव में होता है, ठीक है। तो सारा वो जितना भी पेरोल का होगा सारा गुड़गांव से ही रन करते हैं, सारी चीज़ वहीं से होती है उनकी प्रॉपर, ठीक है। तो वो वहीं से करेंगे तो फिर एक ही ग्रुप काफ़ी है मेरा। तो मैं भी एक ग्रुप बना रहा हूँ एंड सेव, आप मल्टीपल ग्रुप बना सकते हो। और ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एरर आ गया यहाँ पर जो ये चीज़ दी गई है मिस्टर, ये वही चीज़ पिक करेगा, ठीक है। एंट्री करते हैं, इसको भी एरर देगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा के एक बार एंटर करते हैं, अब ये पिक कर लेगा। और अपना वाला ही बना सकते हो, मैंने जो पर्सन डेटा में जाकर डालता मिस्टर, मिसेस, जो डॉक्टर वॉक्टर जो भी बनाना है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा ये अथॉरिटी बन गए। और यहाँ पर जो होता है ना, जैसे गौरव का जी, गौरव सिंह का SIN डाल दिया, विभा का VIB डाल दिया, कीर्ति का KIR डाल दिया, ये डालना है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, गौरव के पास टाइम का एक्सेस है, विभा के पास पेरोल के एक्सेस है, कीर्ति के पास पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सेस है। तो इस तरीके से आप डालते हो। और ये सिर्फ 3 ही होते हैं, 20-20, 25-50 बंदों को एक्सेस देना पड़ता है, ऐसा ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो वापस चलते हैं नाउ। इसके बाद डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स में जाएंगे। ये डिसीजन ट्री है, जैसे नंबर रेंज का नमकर था, पेरोल का अपकर्स था, इसका क्या है पिंच, ठीक है। तो अभी रिक्रूटमेंट वाला नहीं कर रहे हैं, हम जा रहे हैं नॉर्मल वाला, तो मास्टर डेटा वाले में जाएंगे। कंट्री के अंदर इंडिया के अंदर कंपनी कोड, तो हम कंपनी कोड ही चूज़ कर लेते हैं क्योंकि मेरी पूरी कंपनी का एक ही है। अदरवाइज आप पर्सनल एरिया चूज़ कर सकते हो, जो भी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो हम चेक ठीक है। तो इन दोनों के आगे 2001 डाल देता हूँ रिटर्न वैल्यू। तो इन कंपनी के लिए अब जितने भी पेरोल टाइम का करेंगे वो 3 बंदे ही करेंगे, जिन 3 बंदे को हमने एक्सेस के लिए बोला है, ठीक है ना। और वो लिस्ट हम बना के दे देंगे कीर्ति, गौरव और विभागी की बेसिस कंसल्टेंट को, वो ग्रुप बना लेगा। बस देखो होता क्या है, हम क्लाइंट से जो रिक्वायरमेंट, जो एक्सेस ग्रुप चाहिए होते हैं वो ग्रुप के हम फोल्डर्स बना लेते हैं, मतलब ग्रुप्स बना लेते हैं। मैं भी आपको शो करता हूँ, वेट 2001, ठीक है, एंड एक्टिवेट पैक। नाउ ये हो गया आपका पर्सनल एडमिशन पार्ट 1 का। अब जो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे मे बी ऑन फ्राइडे, मे बी ऑन वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे और फ्राइडे के बीच में मैं 2 मतलब पर्सनल एडमिशन पूरा फिनिश करूँगा, वो उसको भी 2 पार्ट में क्लियर करूँगा। उसको देख के आप कर सकते हो बहुत ईजिली। मैं जो आपको बता रहा था, ये जो मेन पेज में जब हम आते हैं /n,
ये क्रिएट रोल्स होते हैं और असाइन यूजर। तो जब हम जाते हैं तो असाइन यूजर्स वाला ऑप्शन एक्टिव करके जाते हैं, जो पर्सन एडमिशन वाला बंदा हो गया। अब जो भी एम्प्लॉय आएगा उसको जो जो एक्सेस देना है, जैसे कि एंड यूजर है तो उस एंड यूजर वाला एक्सेस जाएगा। तो ये क्रिएट रोल बेसिस वाले सारे रोल्स बना के जाएगा, ग्रुप्स बना के जाएगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर का ये हो गया, पेरोल वाले का ये हो गया, टाइम वाले का ये हो गया। टाइम वाले के अंदर भी कंट्री वाइज, लोकेशन वाइज कैटेगराइज अगर करवाना है तो वो करवा सकते हैं। नॉर्मल एंड यूजर्स को अलग से एंड यूजर का एक्सेस देंगे, एचआर वाला अलग, फाइनेंस वाले को फाइनेंस वाले, ये सारे एक्सेस हम उनको देंगे, ठीक है। अब वो फिर वो यहाँ पर आगे करेगा, वो असाइन यूजर में जाएगा, जो नया एम्प्लॉय आईडी आया उसको उस ग्रुप में डाल दिया तो उसको फिर वही वाले एक्सेस आ जाएंगे सारे के सारे। यहाँ से वो एक्सेस असाइन करते हैं यूजर्स को, अलग अलग उठ के आते हैं, ठीक है। नाउ